अब हम बात करते हैं सॉरी ब्रिटिश सर्वोच्चता के विकास की। तो प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूँ कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, उस युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स के हाथों में कुछ शक्तियाँ आई, है ना। जैसे जो मीर जाफ़र था, उसने 24 परगने बंगाल के अंग्रेज़ों को सौंप दिए थे, सॉरी। और उन 24 परगनों की जो फाइनेंशियल पावर थी वो अंग्रेज़ों के हाथ में गई। इसके बाद बक्सर का जो युद्ध हुआ उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों की जो फाइनेंशियल पावर थी वो मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों को सौंपी, और जो निज़ामत की शक्तियाँ थी वो भी अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई थी। इस प्रकार कंपनी जो है एक शक्तिशाली संस्था के रूप में उभर रही थी। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने कौन सी नीति अपनाई और आगे कौन सी नीति अपनाएगी कंपनी, उन सब के बारे में हमको जो विवरण मिलता है वो एक पुस्तक में मिलता है, जिस पुस्तक का नाम है द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। ली वार्नर ने इस पुस्तक को लिखा है 1910 में, और ली वार्नर ने ये बताया है कि 1757 से लेकर और 1947 तक भारत में जो ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी स्थापित हुई वो किन नीतियों के तहत स्थापित हुई। क्योंकि वो जो नीतियां हैं ना, वो नीतियां ही हमसे पूछी जाती है साक्षात्कार में। क्या क्या थी वो नीतियां, उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, ली वार्नर ने द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक में बताया है कि 1757 से और 1813 के बीच में कंपनी ने जो है रिंग फेंस की नीति अपनाई थी, है ना। सुरक्षित घेरे की नीति जिसको बोलते हैं वो अपनाई थी। 1813 से 1858 के बीच में द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन की नीति अपनाई थी, ठीक है। 1813 से 1858 के बीच में, यानी कि द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, यानी कि इसको बोलते हैं सॉरी अधीनस्थ एवं पार्थक्य की नीति, है ना। अधीनस्थ एवं पार्थक्य बोल दें या अधीनस्थ एवं अलगाव की नीति अपनाई थी। और 1858 के बाद से लेकर 1920 तक जो नीति अपनाई, वो नीति अपनाई थी द पॉलिसी ऑफ द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन की नीति, है ना, कि जिसको बोलते हैं अधीनस्थ संघ की नीति, ठीक है। अब क्या थी ये अधीनस्थ संघ की नीति, अधीनस्थ अलगाव की नीति और रिंग फेंस की नीति? ये तीन नीतियों को समझना हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 1920 के बाद क्या हुआ वो मैं आगे समझाऊंगा आपको, ठीक है। पहले हम इन तीन नीतियों को समझ लेते हैं, क्योंकि इन तीन नीतियों से बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, कंसेप्चुअल सवाल बनते हैं, और इनको अक्सर हम जो है छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत कम बनते हैं। क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बनता है वो कंसेप्ट बेस्ड बनता है। आरपीएससी आजकल तथ्यात्मक ज़्यादा बनाती है, कंसेप्ट कम बनाती है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं रिंग फेंस की नीति, जो 1757 में आरंभ हुई और 1813 तक चली। क्या थी रिंग फेंस की नीति या सुरक्षित घेरे की नीति? देखिए प्यारे साथियों, 1757 में सॉरी जब प्लासी का युद्ध जीता अंग्रेज़ों ने और उसके बाद बक्सर का भी जीता, उसके बाद कंपनी के हाथों में शासन सत्ता आई। लेकिन कंपनी अभी इतनी शक्तिशाली नहीं थी, इतनी समर्थ नहीं थी कि वो अपनी सर्वोच्चता स्थापित करे, वो पूर्ण शासन भारत में लागू करे अपना, क्योंकि वो खुद सुरक्षित नहीं थी। अभी उसे खुद भय था कि वो पराजित ना हो जाए, क्योंकि 1757 से पहले यानी कि 1756 में सिराजुद्दौला ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था। जैसा कि मैंने पहले बताया है, कासिम बाजार में हराया, काल कोठरी की घटना हमने पढ़ी है ना। तो कहीं ना कहीं कंपनी को भय था कि मुझे कोई शक्ति हरा नहीं दे, इसलिए वो अभी खुद की सुरक्षा चाहती थी, खुद को जो है एक चारों ओर दीवार कर लगा के और महफूज रखना चाहती थी। तो उसको कहते हैं सुरक्षित घेरे की नीति, यानी कि वो एक घेरा बनाकर अपने आप को महफूज रखना चाहती थी उस घेरे में। तो उसने क्या किया कि बंगाल व उसके पड़ोसी जो राज्य थे उनके साथ समानता की संधि की, उनको अपने अधीन नहीं रखा और उनके साथ एक तरीके से मित्रवत व्यवहार करते हुए
उन राज्यों से अपनी रक्षा की, है ना, ताकि कंपनी के ऊपर कोई बाह्य आक्रमण ना हो, कम से कम इतनी उसने बात रखी। ठीक है सॉरी। तो इस नीति को बोलते हैं सुरक्षित घेरे की नीति, क्योंकि जब 1813 तक आते आते कंपनी की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई और कंपनी को ये लगा कि अब जो है सुरक्षित घेरे के स्थान पर अब अधीनस्थ कर लेना चाहिए राज्यों को। ऐसा भी क्यों हुआ, क्योंकि उस समय तक 1813 तक आते आते लगभग जो सारे राज्य थे भारत के वो पराजित हो चुके थे। मराठे थे वो भी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817-18 के आसपास लड़ा गया था, उसमें मराठे भी पराजित हो गए थे। तो अंग्रेज़ों को अब ये लगा कि बिल्कुल अब मैं महफूज हूँ, सुरक्षित हूँ और भारत के राज्यों को अपने अधीन रख सकता हूँ सॉरी। तो ऐसा सोचते हुए कंपनी ने 1813 में अधीनस्थ अलगाव की नीति अपनाई। ठीक है, अधीनस्थ अलगाव, ध्यान रखना अलगाव। इसमें क्या होता है, देखो अधीनस्थ अलगाव में क्या होता है कि कंपनी ने भारतीय राज्यों को अपने अधीन करना शुरू किया, इसको तो बोलते हैं अधीनस्थ। और अलगाव या पार्थक्य भी बोलते हैं इसको ना, अधीनस्थ अलगाव की नीति या अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, है ना, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें क्या था कि भारतीय राज्यों को कंपनी ने अपने अधीन रखा, प्लस अपने अधीन जितने राज्य आए उनको भी अलग अलग रखा, उनको एक जगह नहीं रखा, क्योंकि कंपनी को भय था कि इनको एक जगह किया जाएगा तो ये हो सकता है ये गुट बना लें, ये संगठित हो जाएं और कंपनी के खिलाफ ही बगावत कर दें। ठीक है, तो ऐसा सोचते हुए कंपनी ने 1813 से 1858 के बीच में अधीनस्थ अलगाव की या अधीनस्थ पार्थक्य की या सबऑर्डिनेट आइसोलेशन की पॉलिसी अपनाई। ठीक है, जिसमें क्या होता है एक बार फिर बता देता हूं, कंपनी ने भारतीय राज्यों को अपने अधीन रखा तथा अपने अधीन रखते हुए भी भारतीय राज्यों को अलग अलग रखा, उनको संगठित होने नहीं दिया, पार्थक्य की नीति अपनाई, है ना, अलगाव की नीति अपनाई, ताकि वो संगठित होकर कंपनी के खिलाफ बगावत न कर सके। ठीक है, तो ये 1858 तक का मामला आया। लेकिन 1857 में जो विद्रोह हुआ उसने कंपनी को हिला के रख दिया और कंपनी की कमजोरी उजागर हुई ब्रिटेन सरकार के पास, ब्रिटिश क्राउन के पास। तो ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से शासन को छीनकर अपने पास ले लिया और अब ब्रिटिश क्राउन ने जो नीति अपनाई वो अधीनस्थ यूनियन की, अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई, है ना, द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन की पॉलिसी अपनाई। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें भी यही था कि कंपनी ने यानी कि ब्रिटिश क्राउन ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित की और अपने अधीन अन्य सभी राज्यों को रखा, लेकिन उनको एक संघ के रूप में रखा, अलग अलग नहीं रखा। ठीक है सॉरी। अधीन रखने के पीछे इनका जो मामला था वो कुछ यूँ था कि जो भारतीय नरेश थे, रियासतों के जो राजा थे, उनमें जैसे राजा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा इसकी जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन ने अपने पास रखी। ठीक है, अब अपने पास जब रखी तो जो भारतीय नरेश थे वो स्वतः ही ब्रिटिश क्राउन के क्या बन गए, सामंत बन गए, है ना, क्योंकि सामंत का उत्तराधिकारी कौन होगा ये राजा तय करता था, उनका स्वामी तय करता था। उसी प्रकार अब भारतीय रियासतों में राजा के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा उसका निर्धारण ब्रिटिश क्राउन करेगा। ये नीति इन्होंने अपनाई, इसलिए इसको बोलते हैं अधीनस्थ संघ की नीति। ठीक है, अब भारतीय नरेशों ने इसका विरोध भी किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे उत्तराधिकारी की उत्तराधिकारी कौन होगा इसका निर्धारण हम स्वयं करेंगे, ऐसा ये बार बार कह रहे थे। लेकिन ये नीति 1858 तक चलते 1858 से और 1919 तक चलती रही, 1920 तक चलती रही। इसके बाद 1919 का जो अधिनियम आया था उसमें फिर जो है भारतीय नरेशों ने जब ज़्यादा विरोध किया इस नीति का तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया था, आप सभी को पता है ना, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया, भारतीय नरेशों का एक संघ बना दिया। और फिर इस संघ में आगे जाके फिर इन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार और रियासतों के बीच में क्या संबंध हो इसके निर्धारण के लिए आगे चल के एक जो है समिति भी बनाई थी, इसको बटलर समिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस समिति ने फिर अपनी रिपोर्ट भी दी, करीब 1929-30 के आसपास रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट में यही कहा कि रियासतों के ऊपर जो पैरामाउंटेंसी रहेगी वो ब्रिटिश क्राउन की ही रहेगी, ये रिपोर्ट दी थी।
लेकिन फिर उसका जो है भारतीय राजाओं ने और लगातार विरोध करते रहे धीरे धीरे, और 1935 में जाकर आखिर भारतीय राजाओं को भी जो है प्रतिनिधित्व जो है शासन में दिया गया था। आगे चल के संविधान सभा में भी भारतीय जो रियासतें थी उनको प्रतिनिधित्व दिया गया, और अंत में जाके तो 1947 में फिर भारत आज़ाद ही हो गया था। ठीक है, तो ये था ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास जिसकी बात मैंने की, और किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने 1757 से लेकर और खासकर जो 3 पॉलिसियाँ जो अपनाई थी 1757 से और 1813 तक, रिंग फेंस की नीति, 1813 से 1858 तक अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, और 1858 से 1920 के बीच में अधीनस्थ संघ की नीति। इन तीनों नीतियों से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। इन तीनों नीतियों को बढ़िया तरीके से तैयार करना और आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास और धन का बहिर्गमन सिद्धांत, दोनों की चर्चा मैंने इस सेशन में की। अब हम मिलते हैं अगले सेशन में, और मुझे लगता है अगला सेशन जो होगा वो धर्म सुधार आंदोलन वगैरह जो चले थे भारत में, राजा राम मोहन राय वाले, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद लगभग हमारा आधुनिक भारत हो ही जाएगा। आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, इनसे कोई बहुत बड़े प्रश्न नहीं बनते। जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने पीडीएफ में आपको शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा जो कोई प्रश्न बनेंगे, मुझे लगेगा कि यहाँ पे आके बोलना चाहिए तो मैं बोलूँगा। हाँ, पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है, उसके ऊपर मैं ज़रूर बोलूँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। इन तीनों युद्धों को मैं एक साथ करवा दूंगा, क्योंकि जब पानीपत के प्रथम युद्ध की यदि बात होगी तो द्वितीय की भी होगी, तृतीय की भी होगी फिर, है ना, और या तृतीय की बात होगी तो द्वितीय की भी होगी, प्रथम की भी होगी। तो मैं इन तीनों युद्धों को एक साथ ही आपको जो है करवाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।